सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर आज सुबह से ही बनी हुई है। यूपी एसटीएफ की टीम जब उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई तो वो यही चाहती थी कि मीडिया की कोई गाड़ी उसका पीछा ना करे, लेकिन आज तक की अलग अलग टीम लगातार एसटीएफ के काफिले के पीछे पीछे थी। इस बात से झल्लाई एसटीएफ की टीम एक जगह तो आज तक की गाड़ी की चाबी निकालकर अपने साथ लेकर चली गई, फिर भी आज तक की दूसरी टीमें काफिले का लगातार पीछा करती रहीं। मकसद था विकास दुबे के कानपुर सही सलामत पहुंचने की रिपोर्टिंग करना, मगर एनकाउंटर से 15 मिनट पहले कानपुर में बैरिकेडिंग लगाकर आज तक की टीम को रोक दिया गया और बस आखिरी इसी 15 मिनट में खेल हो गया। चार गाड़ियों में सवार यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को अपने कब्जे में लेने के बाद कानपुर के लिए रवाना होती है। आज तक की टीम एसटीएफ के काफिले के पीछे पीछे थी। चार में से एक गाड़ी में बैठा विकास दुबे बिल्कुल निश्चिंत दिख रहा था। शायद उसे इस बात का यकीन था कि जिस तरीके से उसने खुद को पकड़वा लिया है उसके बाद उसकी जान बच चुकी है। इस काफिले को करीब 300 किलोमीटर का सफर तय कर कानपुर पहुंचना था। बीच में कई जगह सड़कें ठीक नहीं थी, लिहाजा कानपुर तक का सफर 10 घंटे में पूरा होना था। बिना रुके करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद एसटीएफ का काफिला रात करीब 9:30 बजे शाहजहांपुर से पचोर के बीच एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। काफिले का पीछा कर रहे आज तक के संवाददाता रवीश पाल सिंह और कैमरामैन इरशाद भी अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पर रोक देते हैं। हाँ बढ़ रही है, निश्चिंत रहो, बिल्कुल। पेट्रोल पंप पर आज तक संवाददाता काफिले को शूट कर रहा होता है। कोशिश विकास दुबे की झलक दिखाने की थी, मगर तभी एसटीएफ के लोग आज तक के कैमरामैन को शूट करने से रोक देते हैं। वो गुस्से में थे। इसके बाद कैमरा बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद एसटीएफ का काफिला आगे के लिए रवाना हो जाता है। शाहजहांपुर से करीब 30 किलोमीटर आगे एक टोल प्लाजा पड़ता है। आज तक की टीम अब भी एसटीएफ के काफिले के पीछे पीछे थी। टोल प्लाजा पार करने के बाद पचोर से करीब 10 किलोमीटर पहले एक ढाबे के बाहर अचानक एसटीएफ के काफिले में शामिल एक इनोवा कार आज तक की टीम की गाड़ी को ओवरटेक करती है। कुछ इस अंदाज में कि गाड़ी सड़क किनारे रुक जाए। गाड़ी रुक जाती है। एसटीएफ के कुछ लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आज तक की टीम की गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। इसके बाद कैमरामैन इरशाद के साथ धक्का मुक्की करते हैं। एसटीएफ के लोग गुस्से में थे। वो नहीं चाहते थे कि मीडिया उनका पीछा करे। इसी के बाद धमकाते हुए वो आज तक की टीम की गाड़ी की चाबी अपने साथ लेकर तेजी से आगे के लिए निकल जाते हैं। हमारी टीम गुजारिश करती है कि चाबी दे दें, मगर वो एक नहीं सुनते। इसके बाद आज तक के संवाददाता रवीश पाल सिंह दफ्तर और सीनियर पुलिस अफसरों को फोन करते हैं। फोन पर एसटीएफ की इस हरकत की जानकारी दी जाती है। आज तक की टीम रात के वक्त हाईवे किनारे बिना चाबी के यूं ही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद काफिले में शामिल एसटीएफ टीम को उनके आला पुलिस अफसरों की तरफ से मैसेज आता है। इसके बाद 61 किलोमीटर आगे राजगढ़ के टोल प्लाजा पर वो आज तक के दूसरे रिपोर्टर पंकज शर्मा को कार की चाबी सौंप देते हैं और आगे निकल जाते हैं, मगर ये धमकी देते हुए कि अब पीछा न करें। लेकिन आज तक की टीम उज्जैन से कानपुर के रास्ते में हर उस खास जगह पर मौजूद थी जहां से इस काफिले को गुजरना था। मकसद सिर्फ एक था, विकास दुबे के सही सलामत कानपुर पहुंचने की रिपोर्टिंग करनी। पूरी रात एसटीएफ का काफिला आगे बढ़ता रहा। रात बीती, अब सुबह हो चुकी थी। अब तक सब कुछ ठीक था। सुबह करीब 6:30 बजे एसटीएफ का काफिला कानपुर टोल प्लाजा पर पहुंचता है। मंजिल अब बेहद करीब थी। कानपुर टोल प्लाजा पर आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा पहले से मौजूद थे। इसी काफिले के इंतजार में अब यहां से अरविंद ओझा एसटीएफ के काफिले का पीछा करते हैं। कानपुर टोल प्लाजा पर पुलिस की 2 और गाड़ियां पहले से मौजूद थी। विकास दुबे के साथ चल रहे 4 गाड़ियों के काफिले में अब ये दोनों गाड़ियां भी शामिल हो जाती हैं। इन 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी काफिले के आगे और एक पीछे चलती है। इन दोनों गाड़ियों का मकसद बस एक था, काफिले के बीच में मीडिया की कोई गाड़ी न घुस जाए। मगर आज तक रिपोर्टर अरविंद ओझा काफिले का पीछा नहीं छोड़ते। हालांकि इस दौरान उनकी गाड़ी को खतरनाक तरीके से ओवरटेक भी किया जाता है। एसटीएफ के काफिले में शामिल पुलिस वालों को यह पता था कि आज तक की टीम उनका पीछा कर रही है।
लिहाजा कानपुर टोल नाके के आगे एक जगह पर आज तक की टीम को फिर से रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज तक की टीम किसी तरह वहां से निकल जाती है। मगर थोड़ी ही दूर आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी। उस बैरिकेडिंग पर चेकिंग के नाम पर आज तक की गाड़ी को रोक दिया जाता है। उस वक्त सुबह के 6:55 हुए थे। जी नौजोत, आप देख पा रही हैं यहाँ पर ये सुरक्षा व्यवस्था है कि यहाँ पर अब मीडिया कर्मियों को रोका गया है एक रणनीति के तहत, ताकि जो काफिला है वो एक अननोन लोकेशन पर ले जाया जा सके। इसलिए जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। करीब 10 मिनट की बहस के बाद आज तक की गाड़ी को आखिरकार फिर से छोड़ दिया जाता है। जानबूझकर चेकिंग हो रही, पूरी मीडिया को आपने जानबूझकर नाकेबंदी की है। अरविंद ओझा अपनी टीम के साथ फिर से एसटीएफ के काफिले की तरफ भागते हैं, मगर कुछ दूर जाने के बाद ही अचानक अरविंद ओझा की नजर पड़ती है कि सड़क किनारे एसटीएफ के काफिले में शामिल एक गाड़ी पलटी हुई है। मौके पर मौजूद पुलिस वालों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद पता चलता है कि जो गाड़ी पलटी है विकास दुबे उसी गाड़ी में सवार था। फिर कुछ मिनट बाद ही एक्सीडेंट की असली कहानी सामने आती है। बताया जाता है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों की पिस्टल छीन कर भागने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में वो मारा गया। बस कानपुर में दाखिल होने के बाद यही वो आखिरी 15 मिनट थे जब एसटीएफ का काफिला आंखों से ओझिल हुआ था। बल्कि यूं कहें कि जानबूझकर आज तक की टीम को बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया था और आखिरी के इन्हीं 15 मिनट में विकास दुबे का खेल हो गया। उज्जैन से रवीश पाल सिंह और पंकज शर्मा के साथ कानपुर से हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, आज तक। यूपी के इतिहास में 8 पुलिस वालों को किसी गैंगस्टर ने एक साथ इससे पहले नहीं मारा था, लिहाजा विकास दुबे के खिलाफ गुस्सा स्वाभाविक था। इसी वजह से पिछले 7 दिनों से यही बात हो रही थी कि विकास दुबे का एनकाउंटर तय है, और वही हुआ भी। हैदराबाद के बाद यह दूसरी घटना है। अब सवाल यह है, क्या अपराधियों का अंजाम अब इसी तरह से होगा? क्या पुलिस ही सजा देगी अपराधियों को? इस एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस से कुछ सवाल हैं। यह वो एनकाउंटर था जिसकी कहानी सब पहले से जानते थे। एनकाउंटर होने से पहले ही हर एक को पता था कि विकास दुबे का एनकाउंटर होगा। यहां तक पता था कि बहुत मुमकिन है कि जिस कानपुर से विकास की कहानी शुरू हुई उसी कानपुर में ही कहानी खत्म होगी। कहने वाले तो ये तक कह रहे थे कि विकास दुबे का एनकाउंटर बिकरू गांव के उसी घर में हो जिस घर से उसने 8 पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई थी। घर से तो एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन कानपुर में जरूर हो गया। जाहिर है इस संभावित एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस और सरकार के कानों तक भी बातें पहुंच रही थी। फिर भी एनकाउंटर हुआ, यानी पुलिस और सरकार को यकीन था कि इस एनकाउंटर को लेकर उन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि भावनाएं विकास दुबे के खिलाफ है। फिर हैदराबाद का एनकाउंटर भी कहीं न कहीं उनके जहन में था। फिर भी यूपी पुलिस से इस एनकाउंटर को लेकर सवाल तो पूछे जाएंगे। मानवाधिकार आयोग पुलिस और सरकार से रिपोर्ट भी मांगेगी। जाहिर है पुलिस ने पहले से ही सवालों के जवाब भी तैयार कर रखे होंगे। फिर भी यूपी पुलिस से कुछ सवाल पूछना तो बनता है। उज्जैन से कानपुर लाने के लिए विकास दुबे का ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया गया? उज्जैन में खुद को पकड़वाया तो कानपुर में क्यों भागने लगा? विकास दुबे के हाथ खुले क्यों थे? अगर हाथ बंद थे तो फिर पिस्टल कैसे छीन? एसटीएफ ने अपने हथियार संभाल कर क्यों नहीं रखे? अगर गाड़ी पलटी तो विकास दुबे घायल क्यों नहीं हुआ, जबकि गाड़ी पलटने से 4 पुलिस वाले घायल हो गए? गाड़ी पलटने के बाद विकास भागने की कोशिश करता, ऐसे में गोली पीठ पर लगती। विकास को गोली सीने और सर में कैसे लगी, यानी गोली सामने से मारी गई। घायल 2 पुलिस वालों को गोलियां कहां लगी? एनकाउंटर से ऐन पहले मीडिया की गाड़ी क्यों रोक दी गई? एनकाउंटर से पहले विकास दुबे की गाड़ी क्यों बदल दी गई? क्या एनकाउंटर की जगह पहले से तय थी? अगर नहीं तो वहां आसपास पहले से पुलिस टीम कैसे मौजूद थी? उज्जैन में मंदिर के गार्ड ने विकास दुबे को धर दबोचा था। कानपुर में भागते विकास को एसटीएफ के महारथी क्यों नहीं काबू कर पाए? इन सवालों के जवाब यूपी पुलिस को देने, पर मानकर चलिए कि जब सब कुछ पहले से तय था तो जवाब भी उसी हिसाब से आएगा। 8 पुलिस वालों की शहादत को आगे रखकर विकास दुबे के एनकाउंटर के इन सुलगते सवालों को
आसानी से दबा दिया जाएगा। रंजय सिंह और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, कानपुर, आज तक। बस आधे घंटे की बात और थी, 25 किलोमीटर का फासला और तय करना था। यूपी की एसटीएफ टीम और विकास दुबे बिकरू गांव में होते, मगर ऐसा हुआ नहीं। कानपुर में सीमा में दाखिल होते ही विकास दुबे की कहानी का द एंड हो गया। तैयारी पहले से थी, कहानी पहले से लिखी जा चुकी थी। 24 घंटे पहले खुद को पकड़वाकर विकास दुबे जीता था। 24 घंटे बाद विकास दुबे को मारकर यूपी पुलिस ने बदला ले लिया। वैसे विकास दुबे की मौत के बाद नेताओं और पुलिस के साथ उसके रिश्तों का सच अब कभी बाहर नहीं आ पाएगा। करीब 12 घंटे के सफर के बाद यूपी एसटीएफ की टीम अपने मोस्ट वांटेड मेहमान को लेकर कानपुर में दाखिल हो चुकी थी। जिस बिकरू गांव से कहानी शुरू हुई थी, वो बिकरू गांव यहां से अब महज 25 किलोमीटर की दूरी पर था। बिकरू गांव में मीडिया का पूरा जमावड़ा था। मीडिया की कई टीमें कानपुर की जिला अदालत में भी तैनात थीं। उम्मीद यही थी कि विकास दुबे को पहले अदालत में पेश किया जाएगा, उसकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी और फिर दिन में या शाम को उसे उस बिकरू गांव ले जाया जाएगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। लेकिन सारे अंदाजे गलत निकले। शक सच साबित हो गया। कानपुर नाके से 10 किलोमीटर आगे जाते ही जब एसटीएफ की टीम को यकीन हो चला कि अब आज तक की टीम उसके पीछे नहीं है, बस उन्होंने आखिरी खेल खेलने का फैसला कर लिया। गाड़ी पलटी, फिर से पुलिस की पिस्टल छीनी गई। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पर भागते विकास दुबे के सीने, कमर और सिर पर गोली लगी और कहानी खत्म। न जांच, न तफ्तीश, न मुकदमा, न पेशी, न सुनवाई, फैसला ऑन द स्पॉट। और स्पॉट भी कहीं और नहीं, कानपुर की जमीन। डीजी सुनिए इस स्क्रिप्टेड एनकाउंटर की कहानी, एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखने वाले पुलिस वालों की जुबान। जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। गोली चली है, तो घायल हुआ है, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहां पे जो डॉक्टरों ने उसके इलाज के दौरान मृत्यु घोषित की। पुलिस की कहानी अपनी जगह पर एक कहानी और है। सचंडी में एसटीएफ के काफिले की किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होते या उसे पलटते किसी ने नहीं देखा। पलटती गाड़ी की आवाज किसी ने नहीं सुनी। पलटती गाड़ी से विकास दुबे को भागते किसी ने नहीं देखा। भागते विकास के हाथ में पिस्टल किसी ने नहीं देखा। हाँ, सीधे चलती गोलियों की आवाज कुछ लोगों ने जरूर सुनी। यहाँ पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। किधर से आ रहे थे आप? हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे। पूरी बात फिर से बता दीजिए, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने वहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज? जी। लगभग कितनी आवाज सुनी थी? वो सर हम लोगों ने नोटिस नहीं की है। तो यूपी पुलिस ने अपने 8 पुलिस वालों की मौत का बदला ले ही लिया, मगर एक सवाल फिर से छूट गया। सवाल ये कि विकास दुबे जैसे गुंडों को इतना क्रूर और खूंखार बनाने वाले उसके माई बाप कौन कौन लोग थे? नेताओं और पुलिस में किन किन लोगों से उसकी दोस्ती थी? कौन कौन लोग उसे बचाते रहे थे? वाकई कमाल किया है यूपी पुलिस ने। एक इनकाउंटर से उसने कई इनकाउंटर कर डाले। अब वो नेता भी खुश और भ्रष्ट पुलिस वाले भी खुश, क्योंकि विकास दुबे की मौत ही इनकी जिंदगी थी। शिवेंद्र श्रीवास्तव और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, कानपुर, आज तक। उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। यह खबर एमपी के मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री और एसपी ने कैमरे पर कही, पर उसी विकास दुबे की गिरफ्तारी कानून के पन्ने पर नहीं दिखाई गई और फिर बिना ट्रांजिट रिमांड विकास दुबे को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर
इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है। महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। महाकाल मंदिर जो थाना है उसके द्वारा उसको तत्काल अरेस्ट कराया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को आज उज्जैन पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व STF द्वारा आज दिनांक 10/7/20 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उज्जैन के SP और कलेक्टर चारों एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। जी हां, गिरफ्तार किया। और यही बात यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर भी कह रहे हैं। की गई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे तत्काल भी इलाज हेतु अस्पताल ले। अब जरा उज्जैन के SP की ये लाइन भी सुन लीजिए। वहाँ की STF की टीम पूरा हमारे उज्जैन पुलिस पहुंची और हमने विकास दुबे को STF की टीम के हवाले कर दिया है। CRPC ये कहता है कि जब किसी मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाता है और उस मुल्जिम को किसी दूसरे राज्य की पुलिस को सौंपना हो तो अदालत से इसके लिए ट्रांजिट रिमांड लेना जरूरी होता है। मगर विकास दुबे को उज्जैन में यूपी STF के हवाले करने से पहले यूपी पुलिस ने कोई ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया। इस पर जब उज्जैन SP से सवाल पूछा गया तो जवाब ये था कि विकास दुबे बहुत खतरनाक है, बहुत ही शातिर क्रिमिनल है, इसने कई मर्डर कर चुके हैं। ये वहाँ पे आम से एक बंदूक, कई ढंग की अपराधे हैं। ऐसे अपराध क्या? दरअसल उज्जैन पुलिस को भी पता था कि यह कानूनी मुद्दा उठ सकता है, लिहाजा इंतजाम ये किया गया कि उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद भी विकास दुबे की गिरफ्तारी कानून के पन्नों में नहीं दिखाई, क्योंकि गिरफ्तारी दिखाते ही कोर्ट में पेशी और फिर दूसरे राज्य में ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड जरूरी हो जाता। मगर यहाँ गलती ये हुई कि कानून के पन्नों में भले ही विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई, मगर MP के मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री और SP से लेकर कलेक्टर तक और यूपी के ADG तक यही बोलते रहे कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है। महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। महाकाल मंदिर जो थाना है उसके द्वारा उसको तत्काल अरेस्ट कराया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को आज उज्जैन पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व STF द्वारा आज दिनांक 10/7/20 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे अपनी फरारी के दौरान चंदौली से पहले इटावा गया था, फिर वहां से गाजियाबाद आया, गाजियाबाद से वो फरीदाबाद गया, फिर फरीदाबाद से धौलपुर पहुंचा, धौलपुर के बाद वो मध्य प्रदेश में डबरा गया। डबरा MP के गृह मंत्री का इलाका है, जिन पर कांग्रेस विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए मिली भगत को लेकर उंगलियां उठा रही है। ये थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, इन सब चीज़ों का खुलासा होता है। सूत्रों के मुताबिक डबरा के बाद ही विनय दुबे उज्जैन पहुंचा था। उज्जैन वो बुधवार रात को पहुंचा, फिर गुरुवार सुबह नहा धोकर वो महाकाल के मंदिर गया। कहते हैं कि मंदिर के बाहर पहुंचते ही विकास दुबे ने अपना मास्क हटा लिया था, क्योंकि वो चाहता था कि लोग उसे पहचाने और वो पकड़ा जाए। यानी उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर विकास दुबे की गिरफ्तारी एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा थी। पर इस प्लानिंग में उसकी मदद किसने की, शायद इस सवाल का जवाब अब कभी न मिल पाए। उज्जैन से रवीश पाल सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, कानपुर आज तक।